Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram. So, in today's topic we are going to discuss about the Caliphate और आप कह दें खलीफा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया राइज ऑफ इस्लाम, जिसमें तीन एस्पेक्ट्स हमने समझे। पहला था राइज या कहें हम फेथ, यानी कैसे इमर्जेंस हुआ, फेथ कैसे बनी और उस फेथ के क्या मायने थे, क्या मीनिंग्स थी। उसके बाद कम्युनिटी देखी हमने, हाउ द मुहम्मद ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी उस फेथ के ऊपर भरोसा रखने वाले, उस फेथ के ऊपर भरोसा कायम करने वाले जो बिलीवर्स थे, है ना, मानने वालों का, फेथ रखने वालों का, फॉलोवर्स का जो कम्युनिटी जिसे उम्मा कहा गया, उसका फॉर्मेशन किया उन्होंने। और तीसरी चीज़, जब मक्का से मदीना गए, मक्का में जो प्रॉब्लम्स आई उनकी वजह से मदीना जाना पड़ा उन्हें, और जब मदीना गए तो कैसे मदीना में उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म किया और इस्लाम को बेसिकली ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल सोशल सेटअप दे दिया, है ना। लेकिन क्या हुआ मोहम्मद के जाने के बाद, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, कैसे उस पूरी कम्युनिटी में दरार भी पड़ी और दो बड़े सेक्ट्स बन गए जिन्हें हम शिया और सुन्नी के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ कैसे बाकी के जो खलीफा हैं, खलीफा है क्या, सबसे पहले पोस्ट का क्या नाम है, डेजिग्नेशन का क्या नाम है, क्यों बनी ये पोस्ट, क्यों बना ये डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं कि खलीफा कौन थे, खलीफा और क्या ज़रूरत पड़ी खलीफा की। ठीक है, तो खलीफा जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है, उसके बारे में जो बैकग्राउंड बनेगा वो बनेगा मोहम्मद की डेथ के साथ में। ठीक है, मोहम्मद की डेथ होती है 1632 में। 570 बर्थ, 610 अराउंड द फर्स्ट रिवोल्यूशन बाय द एंजल गैब्रियल। 570 में मोहम्मद का, पैगंबर मोहम्मद का जन्म, और 610 में पहली बार उन्हें अल्लाह का नूर और फरिश्ता जो गैब्रियल था, एंजल गैब्रियल था, उसके थ्रू ज्ञान प्राप्त हुआ, या कहें उसके थ्रू रेवल्यूशंस हुए, कुछ रिवील किया, कुछ नॉलेज रिवील किया उनको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूरे लाइफ टाइम प्रीचिंग करी, यानी इस्लाम को प्रसारित किया, और 632 में फाइनली वो इस दुनिया से जाएंगे, इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। तो जिस दौरान वो इस दुनिया से गए, उस दौरान एक इशू क्रिएट हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम ये थी, आप समझेंगे, नो लेजिटिमेट सक्सेसर ऑफ हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी। मोहम्मद ने अपने समय रहते बहुत सारे अपने साथ के जो फॉलोअर्स थे उनको इम्पॉर्टेंट अलग अलग कुछ काम दे रखे थे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी थी, लेकिन किसी को भी जाहिर तौर पर एक्सप्लिसिटली ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट पर जो उनके बाद इनहेरिट करने वाला है कोई व्यक्ति, उसको बताया नहीं कि यही पर्सन होगा जो मेरे बाद कम्युनिटी को गाइड करेगा, है ना। यानी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया कि हाँ मेरे बाद, चूँकि मैं तो पैगंबर, यानी कि मोहम्मद तो पैगंबर हो गए, और पैगंबर मतलब वन हु इज़ कैरिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह, संदेश ले आने वाला, मैसेंजर, संदेशवाहक, तो ही वॉज द मैसेंजर। ठीक है, जो कि अल्लाह का संदेश लेके आए, हु ब्रिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबको तो रिवलेशंस होंगे नहीं, तो फिर उसके बाद हु विल गाइड, हु विल लीड द कम्युनिटी, कम्युनिटी को गाइड कौन करेगा, कम्युनिटी को लीड कौन करेगा, ऐसी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस इस्टेब्लिश नहीं करी उन्होंने। ठीक है, इसलिए जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए, जैसे ही वो इस दुनिया से गए, तो उस समय तक कानूनी तौर पर कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो लेजिटिमेट सक्सेसर ऑफ हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी, देयर वाज नो एनी पर्सन हु कैन क्लेम कि भैया मुझे मोहम्मद साहब जो है वो अथॉरिटी सौंप के गए हैं। अब डिस्प्यूट तो अराइज होने वाला है जैसे हम देखेंगे, बट उस दौरान तक देयर वाज नो एनी लेजिटिमेट सक्सेसर, कोई भी वैध, कोई भी वैलिड सक्सेसर, कोई भी योग्य वैध उत्तराधिकारी उनका नहीं है वहां पर। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गई वो आ गई उमा के ऊपर। उमा कौन है? उमा आपको पता है, दैट इज द कम्युनिटी, कम्युनिटी फॉर्म्ड बाय द मुहम्मद ऑफ द बिलीवर्स। उस जमाने में अरेबिया में रहने वाले जितने भी बिलीवर्स थे मोहम्मद के, उन सबको एक कम्युनिटी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप मुस्लिम कम्युनिटी ही कह दें, तो उस जमाने में उसे उम्मा के तौर पर जाना जाता था। अब उम्मा जो है एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से पूरा एक ग्रुप हो गया जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी आ गई कि वो खुद चुने कि अब कौन हमें लीड करेगा, कौन हमें गाइड करेगा।
होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मा ने एक पर्सन जो है उस ज़माने में, एक पर्सन कह दें, पोस्ट कह दें, जो उम्मा को बेसिकली मोहम्मद के बाद गाइडेंस देता है, ठीक है, लीड करता है, बट वो अथॉरिटेरियन तौर पर किसी भी पोस्ट में नहीं है, ठीक है। तो उस पर्सन को कहा जाता था आमिरुल मोमिनिन, ठीक है। तो ये जो लीडर ऑफ द कम्युनिटी आमिरुल मोमिनिन है, इसको उम्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप एक काम करिए, एक डेप्यूटी अपॉइंट करिए। डेप्यूटी मीन्स डेप्यूटी ऑफ द मोहम्मद, मोहम्मद के सबऑर्डिनेट एक ऑफिसर हो जो मोहम्मद के रूल्स रेगुलेशन, मोहम्मद के विजन को आगे कैरी करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मा के लीडर ऑफ कम्युनिटी जो थे उस समय एक पर्सन थे, ठीक है, जिनका नाम हिस्ट्री में नॉर्मली जो है वो बहुत जाहिर तौर पर नहीं है, एक्सप्लिसिट नहीं है, क्लियर नहीं है। आमिर उल मोमिनिन नाम से जाना जा रहा है उस पोस्ट को या उस पर्सन को। तो आमिर उल मोमिनिन ने एक पर्सन का नाम आगे किया, एक पर्सन का नाम जो है आगे फॉरवर्ड किया कि ये पर्सन जो है वो आगे लीड करेगा, ठीक है। और वो पर्सन जो होंगे वो होंगे अबू बकर, यानी अबू बकर का नाम आगे जो है वो रखा जाएगा कंसेंसस के साथ में, आम सहमति के साथ में, कि अबू बकर विल लीड अस, यानी अब आगे जो है वो हमें कौन लीड करेगा और कौन हमारा डेप्यूटी होगा, यानी कौन मोहम्मद का डेप्यूटी होगा एक्चुअल में, वो अबू बकर डिसाइड किए गए, ठीक है। इस तरीके से यहां से पोस्ट बनी खलीफा। खलीफा क्या होगा? खलीफा जो होगा वो एक ऐसा पर्सन होगा जो पूरी उम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखेगा और ये मोहम्मद की पॉलिटिकल लिगेसी, ध्यान रखिएगा, साथ में जो रिलीजियस लिगेसी है उसको, दोनों को, यानी खलीफा विल बी द पॉलिटिकल लीडर एंड द रिलीजियस लीडर बोथ। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा। हालांकि मोहम्मद के बराबर तो ये कभी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, मोहम्मद का हमेशा डेप्यूटी रहेगा, बट ही विल लीड द कम्युनिटी, ही विल लीड द उम्मा रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकल फ्रंट पर, क्योंकि उम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, पॉलिटिकल तौर पर उम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। मोहम्मद पहले पॉलिटिकल हेड भी थे, रिलीजियस हेड भी थे, ठीक है। अब मोहम्मद की जगह तो कोई ले नहीं सकता, इसलिए मोहम्मद के डेप्यूटी के तौर पर एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उम्मा के द्वारा, ठीक है, या मैं कह दूं उम्मा के एक तरीके से सरपंच टाइप का, है ना, उम्मा का एक कॉमन में से एक पर्सन, लीडर, है ना, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हम, है ना, बहुत सारे मंत्रियों में प्रधान, तो प्रधानमंत्री, तो बहुत सारे सामान्य लोगों में एक जो व्यक्ति था उस समय, उन्होंने ये डिसाइड किया कि देयर विल बी खलीफा, एक खलीफा होंगे जो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों तरह की ड्यूटीज को आगे निभाएंगे मोहम्मद की, ठीक है। शुरुआत के 4 खलीफा जो हैं उन्हें हम कहते हैं राशिदुन खलीफा, जो 632 यानी मोहम्मद के डेथ ईयर से लेके 661 तक आगे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को गाइड करने वाले हैं। इन्हें राशिदुन खलीफा क्यों कहा गया? ये राशिदुन खलीफा का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जो लेजिटिमेट तौर पर, कानूनी तौर पर, लेजिटिमेट तौर पर, कानूनी तौर पर, वैध तौर पर क्या है? वैध तौर पर कहीं ना कहीं मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद के वंश को बिलोंग करते हैं, या मोहम्मद की फैमिली जो है उसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये राइटफुल खलीफा है, ठीक है, तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज 4 खलीफास वर राइटफुल, यानी इनका अधिकार था एक तरीके से, राइटफुल खलीफास, ठीक है, यानी एक तरीके से पूरा अधिकार रखते थे ये कहीं ना कहीं खलीफा की, मोहम्मद की लिगेसी को इनहेरिट करने के लिए। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि मोहम्मद के डेथ के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है लीडरशिप को लेके, उसको पूरा करने के लिए उम्मा ने आमिरुल मोमिनिन के नेतृत्व में, लीडरशिप में एक पर्सन को अपॉइंट करना डिसाइड किया जिसका नाम था खलीफा। खलीफा मीन्स डेप्यूटी, सबऑर्डिनेट टू द मोहम्मद, एंड ही विल लीड द कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इन पॉलिटिकल टर्म्स और रिलीजियस टर्म, या आप दूसरे शब्दों में कह दें कि जो पूरी कम्युनिटी के राजनीतिक और धार्मिक मसलों को, मामलों को देखेगा, ठीक है। शुरू के जो 4 खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, जिनके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में, बहुत डिटेल तो नहीं लेकिन हाँ सफिशिएंट अमाउंट में आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे उन्होंने एक्सपेंशन किया। तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ठीक है।
तो अली जो हैं ये लास्ट खलीफा, रशीदुन में लास्ट खलीफा होंगे, चौथे खलीफा, ठीक है। तो ये शुरू के 4 खलीफा रशीदुन खलीफा कहलाते हैं। रशीदुन खलीफा का मतलब होता है राइटफुल खलीफा, या ऐसे खलीफा जो कहीं ना कहीं ये अधिकार रखते हैं कि वो आगे लीड करें, क्योंकि वो मोहम्मद से डायरेक्टली रिलेटेड थे और मोहम्मद की फैमिली को बिलोंग करते थे, इसलिए उनका ये अधिकार सिद्ध होता था। तो शुरू के 4 खलीफा मोहम्मद से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है। समवेयर दे वर रिलेटेड विथ ब्लड लाइन, कहीं ना कहीं या तो वो ब्लड लाइन से रिलेटेड है या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे अबू बकर जो हैं वो कौन है, मोहम्मद के फादर इन लॉ हैं, और मोहम्मद की जो सबसे यंगेस्ट वाइफ हैं आयशा, उनके फादर हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं खलीफा के बारे में ज़रूरत क्यों पड़ी, खलीफा की पोस्ट बनाने की क्यों रिक्वायरमेंट आई मोहम्मद के जाने के बाद। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला उद्देश्य जो है खलीफा का वो क्या था, ठीक है। पहला, रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग उम्मा एंड टू रेज रिसोर्सेज फॉर स्टेट, ठीक है। यानी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोल, वो जो नियंत्रण अरब के एरिया में हो चुका है मुस्लिम्स का, उसको रिटेन करके रखना, क्योंकि अब मोहम्मद नहीं है तो वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। कैसे डिसइंटीग्रेट होगा मैं अभी जस्ट बताता हूँ। दूसरी चीज़ है कि इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है उम्मा की, इस कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट तो होगी, बिना फाइनेंस के तो चीज़ें मैनेज होने वाली नहीं है। आप देखे हैं पिछले वीडियो में कि मोहम्मद के समय में भी कुछ जो टैक्सेस आ जाते थे, ठीक है, वो तो थे ही, इसके अलावा बहुत सारे कारवां पे अटैक किया जाता था, रेड किया जाता था, ठीक है, ताकि वहां से क्या किया जा सके, बहुत कुछ सामान लूटा जा सके, बहुत सारी वेल्थ लूटी जा सके, और इस वेल्थ को फिर उम्मा के वेलफेयर में खर्च किया जाता था। क्योंकि अरब की इकोनॉमी उस समय तो बहुत क्या थी, बहुत लिमिटेड थी, है ना। एक तो क्या नाम है, पिलग्रिमेजेस, और दूसरा आपका जो ट्रेड होता था, ये 2 ही ऑप्शन होते थे वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के, है ना। तो अब मदीना में तो अभी बहुत कुछ ऐसा कुछ इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ नहीं था, तो या तो व्यापारी कारवाओं को लूटा जाता था, या फिर लोकल लेवल पर जो छोटी मोटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती थी, या फिर दूसरी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज होती थी जिनसे जो भी नॉमिनल रेवेन्यू जनरेट होता था उससे ये लोग काम चलाते थे। तो टू रेज द रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, तो अब ये जो स्टेट इस्टेब्लिश हो गया है, मुस्लिम स्टेट, इस्लामिक स्टेट जो इस्टेब्लिश हो गया है, इस इस्लामिक स्टेट के लिए रिसोर्सेस अरेंज करने हैं, और दूसरा उनको यूनाइट करके रखना है, कंट्रोल जो है उसको रिटेन करके रखना है ओवर द ट्राइब्स, उन सारी प्रजातियों के बीच में। आपको पता है जब मदीना में मोहम्मद गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारे लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, इसके अलावा ज्यूज थे वहाँ पे, इसके अलावा और तमाम 5-6 प्रकार की ट्राइब्स थी, क्रिश्चियंस थे, है ना, कुछ लोग अभी भी दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, और ये सारे लोग एक जगह पे रहते थे। ये सारी ट्राइब्स जो है वो क्या थी, एक तरीके से मोहम्मद को एक्नॉलेज करती थी एज अ लीडर, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर भी। तो जो नहीं भी मानते थे धर्म के तौर पर, वो भी पॉलिटिकली तो एटलीस्ट अपने आप को कहीं ना कहीं मोहम्मद का फॉलोवर मानते थे कि हम पॉलिटिकली उनके संरक्षण में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उस समय, या 2 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो खलीफा के सामने हैं, जिनको वो पूरा करना है, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट है कि खलीफा ये 2 चीजें पूरी करे। अच्छा, अब मैंने कहा रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग उम्मा, तो क्यों जरूरत पड़ी, क्या ऐसा कुछ हो रहा था कि डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था, तभी तो कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अदरवाइज अगर वो एक हैं तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो मैनेज करना है बस। यस, ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे ही मोहम्मद की डेथ हुई वैसे ही बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं इन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। इनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि हमने अपनी जो एलिगेंस है, हमने जो अपनी कहें कि सरेंडरिंग की है, हमने अपना जो समर्पण किया है, ये समर्पण मोहम्मद के लिए किया था, ठीक है। अब चूंकि मोहम्मद नहीं रहे तो हम फ्री हैं किसी को भी अपना सुपीरियर मानने के लिए। तो अब हमें बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं, खलीफा से हमारा लेना देना नहीं, हमें मोहम्मद से लेना देना था, लेकिन अब मोहम्मद नहीं है तो हम फ्री हैं। तो खलीफा ने क्या कहा, नहीं, खलीफा का कहना था कि आपने सिर्फ मोहम्मद को ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद एक्चुअली बेसिकली लीडर किसके थे, उम्मा के, और मोहम्मद के लिए सब कुछ क्या था, उम्मा, सब कुछ जो है वो उम्मा है ना। और उन्होंने जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेटअप किया वो कम्युनिटी के लिए किया। तो बेसिकली मोहम्मद
कम्युनिटी के लिए जो कुछ भी कर रहे थे। तो आपने सिर्फ मोहम्मद को ही नहीं, आपने कम्युनिटी को भी सरेंडर किया है कहीं ना कहीं। इसलिए भले मोहम्मद नहीं है लेकिन कम्युनिटी तो अभी है उनकी बनाई हुई, इसलिए आपको कम्युनिटी का ही मेंबर बन के रहना होगा, ठीक है। दूसरा, उस ज़माने में बहुत सारे लोग, ऐसा आमतौर पर अक्सर होता है कि एक बड़ा व्यक्ति जाएगा तो उसके नाम को कैरी करने के लिए, उसकी लेगेसी को इनहेरिट करने के लिए बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली क्लेम करना शुरू करेंगे। तो उस ज़माने में ऐसा हुआ कि बहुत सारी ट्राइब जो होंगी वो अलग होंगी और अपने आप को, उनमें से कुछ लोग होंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद के बराबर मानने लग जाएंगे। वो भी कहेंगे कि हमें रिवोल्यूशंस हुए हैं, हमें अल्लाह का नूर प्राप्त हुआ है और हमें ये चीज़ें बताई गई हैं, हम भी प्रॉफिट हैं, ठीक है। यानी अपने आप में कई ट्राइब्स के जो लोग हैं वो भी अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद या पैगंबर के तौर पर, मोहम्मद के बराबर या अपने आप को प्रॉफिट के तौर पर इस्टेब्लिश करने लग गए। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था कि ऐसे बहुत सारे जो फेक प्रॉफिट्स थे उनके साथ भी निपटना है। तो ये दो चीज़ें थी जिनकी वजह से कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि इनकी वजह से क्या था, ये ट्राइब्स जो है वो ब्रोक हो रही थी, टूट रही थी। और दूसरी चीज़, रिसोर्सेज तो है ही है, रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि अब कैसे मैनेज होंगी चीज़ें और किस तरीके से सस्टेन करेगा पूरा कम्युनिटी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसके पहले कि खलीफा शुरू करें, अब जब खलीफा का पद इस्टेब्लिश हो गया तो खलीफा के पद के इस्टेब्लिश होते ही हुआ एक डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट इस चीज़ को लेके था कि जो खलीफा से जुड़े हुए लोग हैं वो खुद भी दो धड़ों में बटे हुए थे, दो ग्रुप्स में बटे हुए थे। उनमें से कुछ एक अलग पर्सन को और उनमें से कुछ एक दूसरे पर्सन को खलीफा बनाना चाहते थे। तो कौन कौन से थे? जैसे ही मोहम्मद की डेथ हुई, ठीक है, तो सक्सेसरशिप तो ठीक है, आपने पढ़ा अभी कि सक्सेसरशिप बनी, उत्तराधिकार बना, है ना, जिसमें उम्मा ने डिसाइड किया कि कौन पर्सन आगे खलीफा बनेगा। पहले तो उम्मा ने डिसाइड किया कि खलीफा का पद होना चाहिए, ठीक है, ये हमने देख लिया। खलीफा कह दें या कैलिफ कह दें, बात एक ही है, ठीक है, हिंदी में इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो खलीफा का पद बनेगा, ये तो उम्मा ने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब खलीफा बनेगा कौन, इस पर उम्मा जो है वो दो धड़ों में बट गया। या उम्मा का मतलब कम्युनिटी, तो कम्युनिटी दो धड़ों में बट गई, है ना। मेजॉरिटी सेक्शन जो था, है ना, वो किस तरफ जाना चाहेगा, अबू बकर की तरफ जाना चाहेगा, है ना, और एक दूसरा सेक्शन है जो अली की तरफ जाना चाहेगा। तो ये डिस्प्यूट क्या है मैं आपको बता देता हूं। चलिए, डिसएग्रीमेंट ओवर सक्सेसरशिप, यानी आम असहमति बनी। असहमति बन रही है किसके ऊपर? असहमति बन रही है सक्सेसरशिप के ऊपर, यानी हु विल लीड द कम्युनिटी, हु विल बिकम द सक्सेसर, उत्तराधिकारी कौन बनेगा मोहम्मद का। तो अबू बकर जो कि मोहम्मद के मित्र भी हैं, कोलैबोरेटर भी हैं, साथी भी हैं, मित्र भी हैं, बहुत सारे कैंपेन्स में, युद्ध में मोहम्मद के साथ साथ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, अबू बकर वॉज द फादर इन लॉ ऑफ, इन द रिलेशन जो है, रिलेशन में फादर इन लॉ भी हैं वो मोहम्मद के, बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ आयशा, ठीक है, द यंगेस्ट वाइफ ऑफ द मोहम्मद, ठीक है। चलिए, तो अबू बकर को फाइनली मेजॉरिटी के साथ में खलीफा बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी डिस्प्यूट तो है ही है, तो डिस्प्यूट तो समझना पड़ेगा कि डिस्प्यूट क्या है। अब इन्होंने, या इनको जो मानने वाले लोग हैं वो कहलाते हैं सुन्नी, ठीक है। तो सुन्नी जो है, इसका मतलब क्या है? सुन्नी सेक्ट, इनको मानने वाले, या मैं कहूं इनके बिलीवर्स, या इस तरीके की मेथड से इलेक्शन होगा खलीफा का, इस सेक्ट को मानने वाले जो लोग हैं उन्हें सुन्नी कहते हैं, ठीक है। इनका मानना क्या है? इनका मानना यह है कि अबू बकर जो है उसको किसने चूज किया? कम्युनिटी ने चूज किया। और कम्युनिटी मतलब उम्मा, उम्मा का मतलब है कि एक तरीके से मोहम्मद की बॉडी, ठीक है, यानी मोहम्मद जो है वो कम्युनिटी के तौर पर ही तो अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं, एक तरीके से कहूँ मैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन था। कम्युनिटी जो है वो मोहम्मद का वैचारिक एक्सपांशन है, आइडियोलॉजिकल एक्सपांशन है ना। इसलिए ये प्रॉपर प्रोसीजर है, क्योंकि कंसेंसस के साथ हुआ है। उम्मा ने एक मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ में और आम सहमति के साथ में, कंसेंसस के साथ में अबू बकर को इलेक्ट किया है, ठीक है, अपॉइंट किया है इन द डेजिग्नेशन ऑफ खलीफा। दैट इज व्हाई दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर, है ना। अब मोहम्मद के जाने के बाद राइट किसको है? मोहम्मद के फॉलोवर्स को ही राइट है ये कि कौन व्यक्ति आगे उनको लीड करे, ठीक है। अच्छा, ये सुन्नी लोग हो गए, ठीक है।
दूसरा जो धड़ा है, दूसरा जो ग्रुप है, ठीक है, उनका मानना यह था कि यहां पर एक पर्सन है जिनका नाम है अली, ठीक है, अली इब्न तालिब। तो जो अली हैं, इनको कुछ लोग हैं जो मान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि अली आगे के खलीफा बने, ठीक है। ये लोग क्या कहलाए? शिया समुदाय के लोग कहलाए, ठीक है। इनका मानना क्या था? इनका मानना था दैट गॉड अलोन अपॉइंट्स अ प्रॉफिट। आखिरकार जो प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं, इसको अपॉइंट किसने किया? खुदा ने किया, अल्लाह ने किया, ठीक है। और अल्लाह ने ये चुना कि कौन व्यक्ति मैसेंजर बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, पैगंबर बनेगा, ठीक है। मोहम्मद जो है, उनको ज्ञान तो अल्लाह के थ्रू आया, अल्लाह ने चुना मोहम्मद को ज्ञान देने के लिए। एक तरीके से जिस पर्सन को भगवान ने चुना, तो एक्चुअली भगवान डिसाइड कर रहा है कि ठीक है भाई, ये पर्सन काबिल है, इसको ज्ञान देना चाहिए। वैसे ही गॉड हैज़ द प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट द सक्सेसर, यानी कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट के सक्सेसर्स बने वो भी उसी मेथड से बने। या अब गॉड आएंगे तो नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया जा रहा है कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो ब्लड लाइन का होना चाहिए, ब्लड लाइन का होना चाहिए, ठीक है, यानी वो मोहम्मद के ब्लड से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड तो नहीं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट अगला बनना चाहिए वो भी ब्लड लाइन से बनना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि जो अली हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ये आर्गुमेंट तो देते हैं, इसके साथ एक और आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ये है, उनका कहना है कि काफ़ी साल पहले मोहम्मद ने खुद अली को, ठीक है, एक जगह है आपके मक्का में ही, वहाँ पर अपना उत्तराधिकारी चुना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो वैध उत्तराधिकारी हैं, यानी एक बार अपने जीवन काल में ही मोहम्मद अली को अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित करके जा चुके हैं, ठीक है। अब बहुत कम लोग चूँकि माइनॉरिटी में हैं, इसलिए इनकी बात नहीं आगे जाएगी, बात मेजॉरिटी की जाएगी, और खलीफा जो है वो पहले अबू बकर बनेंगे, और बाद में फिर क्या होगा कि चौथे खलीफा के तौर पर अली आएंगे। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा कहें डिफरेंशिएशन है, ये एक ऐसा बाइफर्केशन है इस कम्युनिटी का जो आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दो पार्ट्स में दुनिया में आज भी ये आइडियोलॉजीज हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्ट फॉर्मेशन तो हो गया, सेक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ अब एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्ट फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे सेक्ट फॉर्मेशन पे नहीं, अब हम एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे। क्लियर है? एक्सपेंशन का मतलब है कि जितना विस्तार मोहम्मद के समय हो गया था उसके बाद का विस्तार अब हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैलिफ, पहले जो खलीफा हैं जिनका नाम है अबू बकर, जिनका टाइम पीरियड है 632 से 634, यानी शुरू के 2 वर्ष जो है जिन्होंने खिलाफत की, जिन्होंने जो खलीफा बने वो थे अबू बकर। सप्रेस द रिवॉल्ट्स बाय अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स, तो इन्होंने शुरुआत में जितने भी विद्रोह थे कुचले। विद्रोह कौन थे आपको पता है, अभी जस्ट आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खलीफा नहीं, प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, पैगंबर डिक्लेयर किया हुआ था, प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ था। तो ऐसे सारे लोगों को कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा बहुत सारी ट्राइब्स थी जो विद्रोह कर रही थी, जो तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उम्मा को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ऐसे लोगों को भी सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो अबू बकर ने क्या किया, रिवॉल्ट्स को, यानी विद्रोही जो लोग हैं उनको कुचला, उनको सप्रेस किया, ठीक है, बहुत सारे कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर कर्बिंग रिवॉल्ट्स ही बिगिन अ वॉर ऑफ कॉन्क्वेस्ट। इसके बाद जब इंटरनली कॉन्सोलिडेशन हो गया, इंटरनल कॉन्सोलिडेशन का मतलब ये है कि जब उम्मा के अंदर का जो रिवॉल्ट है, उस कम्युनिटी के अंदर का जो रिवॉल्ट है, जब वो सेटल डाउन हो गया, तब आगे किधर बढ़ रहे हैं अबू बकर, वॉर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, यानी अब जीतने की ओर बढ़ रहे हैं कि बहुत सारी जो अलग अलग टेरिटरीज हैं उनको विक्ट्री करना है, उनको कॉन्कर करना है, ठीक है, उनको जीतना है। तो युद्ध अभियानों पर निकलेंगे अब आगे। क्यों युद्ध अभियानों पर निकलेंगे, उसके पीछे के बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, मैं बताता हूं आपको जो रीजन निकल के आएंगे। रीजन डिक्लेयर हो रहे हैं सेकंड खलीफा के टाइम पीरियड में। सेकंड खलीफा का टाइम पीरियड है 634 से 644, यानी एक कंसिडरेबली थोड़ा अच्छा शासनकाल या एक लंबा शासनकाल स्थापित किया इन्होंने अपना, ठीक है।
तो दूसरे जो हैं उमर, दूसरे जो खलीफा बनने वाले हैं उनका नाम है उमर, तो उमर जो है वो अगले खलीफा बने। क्लियर है। अब उमर के ज़माने में क्या हुआ, इन्होंने वही एक्सपेंशन जो है उसकी पॉलिसी अपनाई। अब यानी शस्त्र के दम पर, वेपन्स के दम पर, तलवार के दम पर अब धीरे धीरे एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन क्यों करना है, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। क्या, खलीफा को पता था, खलीफा न्यू दैट उम्मा कुड नॉट बी मेंटेन आउट ऑफ द मॉडेस्ट इनकम। यानी उस ज़माने में जो ट्रेड और जो लोकल टैक्सेस मिल रहे हैं, जो ट्रेड से थोड़ा बहुत आय हो जाती है और जो लोकल टैक्सेस मिल रहे हैं, यानी जो मोहम्मद के टाइम पर जो टैक्सेस होते थे, सिर्फ उनसे जो मॉडेस्ट आय होती है, उनसे जो हल्की फुल्की आय हो रही, उनसे इस बढ़ती कम्युनिटी को मैनेज करना, मेंटेन करना मुश्किल होगा। अब हमें क्या है, अगर और आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना है, और पॉपुलेशन तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, है ना। इसलिए अब हमारे पास कुछ और रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कुछ और वेज होने चाहिए, ठीक है, कुछ और जरिया होना चाहिए जिससे हम अपनी आय को बढ़ा सकें। ठीक है। रिच बूटी गनिमा कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपीडिशनरी रेट्स। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, बड़े अमाउंट पर लूट कर सकते हैं। रिच बूटी का मतलब लूट का सामान, वेल्थ, ठीक है, जिसे उर्दू में अरेबियन शब्द में, यहाँ पे उर्दू नहीं कहना चाहिए, तो अरेबियन शब्द में यहाँ पे गनिमा कहा जा रहा है। तो हमें ये जो बड़ी वेल्थ मिलेगी, है ना, किससे मिलेगी, एक्सपीडिशनरी रेट से मिलेगी। यानी अगर हम आक्रमण करेंगे, दूसरों पर आक्रमण करने के बाद वहाँ से जो हमें संपत्ति प्राप्त होगी, उस संपत्ति का इस्तेमाल हम आगे के एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ लिंक हो रही है। एक्सपीडिशंस टू विन टेरिटरीज बिलोंगिंग टू बेजेंटाइन एम्पायर इन द वेस्ट एंड ससानियन एम्पायर इन द ईस्ट। अब जब विस्तार होगा तो विस्तार किधर की तरफ होगा, विस्तार के लिए दो ही प्रोविंसेस हैं जो आपको दिखेंगी उस जमाने के मैप में। ठीक है, तो ये जो दो प्रोविंसेस हैं मैप में, आपने जस्ट इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर बिलोंग करता था रोमन एम्पायर को। रोमन एम्पायर अपने डिसइंटीग्रेशन के दौर पर, या मैं कह दूं रोमन एम्पायर अपने पीक के ज़माने में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, याद होगा। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हम कहते थे बेजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, या बाइजेंटाइन एम्पायर। बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर्स को ओवर पावर किया था ससानियन एम्पायर ने, ईरान के, ये याद होगा, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे दो ही उस ज़माने में दो बड़ी ताकतें हैं जो अभी भी एग्जिस्टेंस में हैं। हालांकि बेजेंटाइन एम्पायर डिसइंटीग्रेशन के तौर पर है, ठीक है, और ससानियन एम्पायर भी काफ़ी हद तक पावरफुल है, लेकिन इस दौरान इनके यहाँ खुद कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अब देखेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बेजेंटाइन एम्पायर प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेजेंटाइन में, यानी जो ईस्टर्न पार्ट है रोमन एम्पायर का, यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट था, रोमन सम्राट, उसने क्रिश्चियनिटी प्रमोट करी थी, और बाद में धीरे धीरे पूरे उस एरिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो एक ऑफिशियल रिलीजन की तरह स्टैब्लिश हो जाएगा। ससानियन एम्पायर जो है, इन्होंने जो ईरान का प्राचीन धर्म है ज़ोरोस्ट्रियन धर्म, जिसे एक संत थे ज़ोरोएस्टर, या हिंदी में ज़रथुस्त्र नाम सुना होगा आपने, तो ज़रथुस्त्र जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ईरान में पारसी धर्म, इसीलिए ईरान को पर्शिया या फारस के नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है, तो ईरान में कौन सा धर्म है, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। तो ससानियन जो सम्राट थे, इन्होंने इस धर्म को पैट्रोनाइज किया हुआ था, शरण दी हुई थी। तो कुल मिला के जो बेजेंटाइन है वहाँ क्रिश्चियनिटी है, और ससानियन जो है वहाँ ज़रथुस्त्र का धर्म चलता है। अब धर्म के लेवल पर तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है ही सही, तो एक्सपेंशन करना है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है ही है जो खलीफा है, ठीक है, कि धार्मिक प्रचार होगा, कन्वर्जन होगा। दूसरा जो है, बोथ द एम्पायर्स वर वीक ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवॉल्ट्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। इनके खुद के इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें दो प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी फैल जरूर रही थी शुरुआत में, लेकिन क्रिश्चियनिटी को अपोज करने वाले भी बहुत सारे लोग थे। क्यों, आपने देखा था उस चैप्टर में कि जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी प्रमोट होगी, वैसे वैसे जो पॉलिथिस्ट जो हैं, बहुदेववादी लोग हैं, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं विरोध भी तो करेंगे इस चीज़ का, है ना। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ एक और इशू क्या है, रिवॉल्ट्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी जो उच्च वर्ग है वहाँ पर वो भी विद्रोह कर रहा है। विद्रोह करने का मतलब देखो, ये हमेशा होता है ना, ये आप हिस्ट्री में एक पैटर्न देखोगे कि हर किंगडम में, अब किंगडम तो अभी तो शुरुआत हुई यहाँ पे, आगे भी आप देखेंगे, और इसके पहले भी थोड़ी बहुत जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर,
आपको ये पता है कि जब जब क्या होता है कि एक लीडरशिप पावरफुल है, जब एक बादशाह, सुल्तान, शहनशाह, राजा जो भी है ना गद्दी पे बैठा हुआ है, ही इज एबल पॉलिटिकली, है ना, वो एक पावरफुल है, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी है, आर्मी में कंट्रोल अच्छा है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में उसका कंट्रोल अच्छा है, देन एवरी विल फॉलो हिम। लेकिन जैसे ही उसके जाने के बाद अगर कोई जो है वो लीडर वीक आएगा तो क्या होंगे, बाकी के जो लोग हैं दे विल ट्राई टू ओवर पावर हिम, है ना। जो बाकी और दरबारी हैं उनमें से वो कुछ एम्बिशियस हैं, आसपास के जो गवर्नर्स होंगे वो एम्बिशियस होंगे कि इसको हटा के गद्दी पे हम बैठें। तो ये टेंडेंसी जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही था। रोमन एम्पायर में आपने पढ़ा था कि जब रोमन एम्पायर अपने डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा तो डिसइंटीग्रेशन का रीजन क्या था, जो जर्मन ट्राइब्स थी वो जर्मन ट्राइब्स वेस्टर्न पार्ट में कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। आपने गॉथ्स का नाम सुना, लोम्बार्ड्स का नाम सुना, और बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स आएंगी जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे कब्जा करेंगे धीरे धीरे, है ना। यहां पे भी वही सिचुएशन है कि जो मतलब बताया जा रहा है आपको, वो सेम वही सिचुएशन को रिकॉल करवाया जा रहा है यहाँ पे कि बाइजेंटाइन एम्पायर में वहां पे भी जो एरिस्टोक्रेसी थी वो रिवॉल्ट कर रही थी, एंड एट द सेम टाइम ससानियन एम्पायर में भी यही सिचुएशन थी। जो ससानियन सम्राट था वो भी वहां पर जो उच्च वर्ग है, जो शासक वर्ग के साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटर क्लास होती है, वो लोग एम्बिशियस हो रहे थे और अब लीडरशिप उतनी पावरफुल नहीं रह गई थी, इसलिए सत्ता को पलटना चाह रहे थे वहां पे। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए थे रिलीजियस टर्म में और पॉलिटिकल टर्म्स में भी, इसलिए इसका फायदा उठाया, है ना, किसने, तीसरे जो हमारे अब खलीफा बन रहे हैं उस्मान, इन्होंने इस चीज का बहुत बढ़िया से फायदा उठाया। सो अराउंड 637 टू 642 इन सालों में 3 सफल अभियान किए गए, 3 सफल युद्ध अभियान किए गए, है ना। और इन अभियानों के थ्रू जो अरब हैं खलीफा के सैनिक, खलीफा यानी जो अरबी हैं मुस्लिम फॉलोवर्स, दे ब्रॉट सीरिया, इराक एंड इजिप्ट, इन्होंने सीरिया के क्षेत्र, इराक के क्षेत्र और इजिप्ट यानी मिस्र के क्षेत्र को मिला लिया किसमें, मदीना के नियंत्रण में। आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज पहले के वीडियोस से कि मदीना क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। मदीना को मोहम्मद ने अपने ज़माने में ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एक तरीके से डिक्लेयर किया हुआ था, और मक्का को पॉलिटिकल कैपिटल डिक्लेयर किया हुआ था। मदीना में ही बेसिकली सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मक्का से मदीना आ गए थे जब उनको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा था तो, और मदीना में बहुत सारी ट्राइब्स थी, तो इन ट्राइब्स को इकट्ठा करके उन्होंने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था, है ना, वीडियोज़ में। तो मक्का जो है, मदीना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और अब ये जो क्षेत्र हैं आप देख रहे हो, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इजिप्ट हो गया, है ना, तो ये ससानियन और बिजेंटाइन एम्पायर के अधीन रहने वाले प्रोविंसेस हैं या राज्य हैं। तो ये अब किसके अंडर में आ गए, ये अब अरबों के अंडर में यानी मदीना के अंडर में आ गए। ठीक है, किन किन चीजों ने खलीफा को हेल्प किया इन बेजेंटाइन और ससानियन एम्पायर्स को जीतने में, तो मिलिट्री स्ट्रेटजी यानी सैन्य रणनीति। तो जो उनकी सैन्य रणनीति थी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। प्लानिंग उन्होंने करी कि अच्छा हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, किन किन स्ट्रैटेजिक मोर्चों पे, किन किन स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस पे जो है वो लोग वीक हैं और हम लोग थोड़ा एज में हैं, प्लस में हैं। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी फॉर्म करी गई। रिलीजियस फर्वर इन लोगों में यानी अरबों में एक धार्मिक उत्साह तो था ही पहले से ही, तो रिलीजियस फर्वर यानी नए धर्म को आगे प्रसार करना है, प्रचार करना है, इस चीज़ का एक्साइटमेंट है। तो उनके अंदर जो धार्मिक एक एक्साइटमेंट था, रिलीजियस एक्साइटमेंट था, वो भी। और तीसरी चीज वीकनेस ऑफ द ऑपोजिशन। तो जहां इनकी शक्ति इनके साथ थी, वहीं दुश्मन की कमजोरी को भी ये बहुत अच्छे से जानते थे कि वीकनेस ऑफ द ऑपोजिशन, ये ससानियन और बेजेंटाइन एम्पायर्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से लीडरशिप भी कमजोर है। तो दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड द सक्सेस ऑफ अरब टू द सक्सेस ऑफ अरब, यानी इन 3 कारणों ने, 3 रीजंस ने, फैक्टर्स ने अरबों की जो सफलता है उसको सुनिश्चित किया, उसमें कंट्रीब्यूशन करा। ठीक है ना। चलिए अब आगे और बढ़ेंगे। तो जो तीसरे खलीफा हैं आपके उस्मान इब्न अफ़ान, जो रूल करेंगे 644 टू 656, इन्होंने अपना कंट्रोल और आगे बढ़ाया, एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल टू सेंट्रल एशिया। अब आप देख रहे हो कि सेंट्रल एशिया की तरफ, अभी मैं आपको जस्ट मैप दिखाता हूं तो चीजें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। विद इन अ डिकेड ऑफ द डेथ ऑफ द मोहम्मद, यानी अब आगे 632 में डेथ हुई थी आपको पता है, और 632 के बाद 634 तक वो आपके पहले अबू बकर खलीफा थे जिन्होंने रूल किया था। अब लगभग 644 के आसपास, विद इन द
डिकेड दशक यानी 10 सालों के अंतर्गत, विद इन द 10 ईयर, एक दशक के अंतर्गत, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद द इस्लामिक स्टेट कंट्रोल्ड वास्ट टेरिटरीज बिटवीन नाइल एंड ऑक्सस। नील नदी और ऑक्सस के बीच का जो क्षेत्र है उसको कंट्रोल करेंगी अरबी सेनाएं या अरब के लोग, ठीक है ना। तो आगे आपको मैं समझाता हूं इस मैप के थ्रू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, ये जो ग्रीन आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम अंडर मोहम्मद। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द एरिया विच वॉज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द मोहम्मद इन हिज लाइफ टाइम। जब मोहम्मद थे तब उन्होंने अपने जीवन काल में जिस क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया पूरे को, वो आप ग्रीन क्षेत्र में देख रहे हैं, ठीक है। ये है मक्का, और यहाँ से यात्रा करते हुए वो एक शहर में गए थे जिसका पुराना नाम क्या था, यथरिब, और बाद में उसका नाम बनाया गया मदीना। तो मदीना पहुँचे वो मक्का से, और इसके बाद मदीना को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाई। इस एरिया के आसपास के एरियाज पे रेड करते रहे, अटैक करते रहे, फिर मक्का को जीत लिया, मक्का मदीना पूरा एक हो गया, और धीरे धीरे फिर ये पूरा आप देख रहे हैं जो इलाका है, ये मोहम्मद के समय में ही लगभग क्या हो गया था, इसका इस्लामीकरण हो गया था पूरा, ठीक है। एंड द सेंट्रल इस्लामिक लैंड इन अराउंड 900 और 750, ठीक है ना। So this year is not actually properly visible, but it's okay. So this is the rest of the central Islamic land. ये वो बाकी का केंद्रीय इस्लामिक लैंड है जिसके ऊपर पूरा हमारा चैप्टर बेस्ड है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इजिप्ट, नील नदी से लेके इधर वेस्ट की तरफ आप त्रिपोली तक चले जाइए, ठीक है, अफ्रीका में, और इधर ये ट्रांसऑक्सियाना तक चले जाइए, ये पूरा आपका ईरान पूरा कैप्चर है, ठीक है। इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज तक जो एरिया है वो टच होता है। तो अपने पीक में ये पूरा जो क्षेत्र है वो सेंट्रल इस्लामिक लैंड होगा, यानी कि अरबों द्वारा रूल्ड होगा। इसमें बाकी बहुत सारी डायनेस्टीज भी हैं, आगे आप देखेंगे कैसे चेंजेस होने वाले हैं कल्चरल, ठीक है। तो ये ऑक्सन क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर एक्चुअली आमुर दरिया, ये रिवर आप देख रहे हैं आमुर दरिया नदी, ये आज के डेट में इसे आमुर दरिया कहा जाता है, पुराने समय में इसी को ऑक्सस कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ तक अभी फैल जाएगा लगभग दशकों में, विद इन द 10 ईयर्स ये एरिया जो है ऑक्यूपाई हो चुका था आमुर दरिया रिवर तक, ठीक है। ये आमुर दरिया रिवर जो है ये आज भी आपका तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बहती है, ठीक है। सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ ये जो यूएसएसआर से, रूस से, यानी रूस तो बाद में अलग हुआ, मतलब 90 के दशक में सोवियत संघ का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उससे जो बहुत सारी कंट्रीज़ बनी थी उनमें से कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे हैं, क्लियर है। तो ये सेंट्रल एशिया का रीजन है जहाँ तक इस्लाम जो है वो एक्सपैंड हो चुका है, उसका विस्तार हो चुका है तीसरे खलीफा के समय में, ठीक है। अब धीरे धीरे एक्सपांशन के साथ साथ कंसोलिडेशन, तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। आप देखेंगे कि जो कंसोलिडेशन है वो भी शुरू हो जाएगा। अमूमन जब विस्तार होता है और कंसोलिडेशन नहीं होता तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब जब आप एक्सपेंशन करेंगे लेकिन अगर आप कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, यानी उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने पीक पर नहीं पहुंचने देंगे, है ना, देन देयर आर चांसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो विघटन के स्कोप क्रिएट हो जाएंगे, विघटन की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। सो if you will not consolidate and you will just focus on expansion, आप सिर्फ विस्तार में फोकस करेंगे जैसे सिकंदर ने किया, विस्तार करता चला गया, कंसोलिडेशन नहीं किया, तो क्या हुआ अंत में, डिसइंटीग्रेशन। जैसे सिकंदर मरा वैसे सब टूट टाट भी गया, है ना, पूरा राज्य उसका जो है वो विध्वंस हो गया, तो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अरब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपांशन भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों को कॉन्कर्ड करते जाते थे, जिन जिन प्रांतों को, प्रोविंसेस को वो कॉन्कर्ड करते चले जा रहे हैं, कौन, आपके अरब, ठीक है। तो जैसे जैसे अरब खलीफा, अरब सैनिक क्षेत्रों को जीतते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे वहां पर नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा करते चले जा रहे हैं। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दोज एरियाज, ठीक है। तो किस किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता था, अब देखो, ज्यादातर इलाका पहले बिजेंटाइन और आपके ससानियन मॉडल में हो रहा था, अब थोड़ा बहुत उसका नेचर यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। बहुत कुछ तो
सिमिलैरिटी भी है लेकिन काफ़ी कुछ चेंज भी होने वाला है। तो क्या हुआ, गवर्नर्स वहाँ पर अपॉइंट किए गए लोकल लेवल पर। तो ये क्या होते थे, लोकल लेवल पर गवर्नर्स होते थे जिन्हें आमिर कहा जाता था, या आप कह दो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डील करते थे, मैनेज करते थे वहां पे चीज़ों को। इसके अलावा जो कबीलाई प्रमुख लोग होते थे, जो ट्राइबल चीफ होते थे, इनको भी कुछ अथॉरिटी दी जाती थी, इन्हें हम अशरफ नाम से जानते थे। ठीक है, इसके अलावा एक सेंट्रल ट्रेजरी बनाई गई थी जिसे आप अरबी भाषा में बैत अल माल कहते हैं, बैत अल माल है ये, MAL। ठीक है, सो देयर वाज अ सेंट्रल ट्रेजरी जिसमें जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था फ्रॉम टैक्सेस एंड बूटी, यानी लूट वगैरह से, आप आक्रमण करेंगे दूसरे राजा का, जो ट्रेजरी है उसको भी तो लूट ही लिया आपने, तो लूटने से जो आपको वेल्थ मिल रही है, बूटी मिल रही है, इसके अलावा जो टैक्सेस से आपकी रेवेन्यू हो रही है, जनरेट हो रही है रेवेन्यू, वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट होकर कहाँ रखा जाएगा, एक सेंट्रल ट्रेजरी जिसका नाम है बैत अल माल, वहां पर डिपॉजिट किया जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर बाइफर्केशन हुआ, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ कि कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स रहेंगे जो गवर्न करेंगे। सेंटर में तो खलीफा है ही है, और खलीफा को असिस्ट करने के लिए रीजनल लेवल पर ये ऑफिसर्स हो गए, और ये सेंट्रल ट्रेजरी हो ही गई, जिससे आगे चीजें चलेंगी, क्योंकि फंड नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, सब चीजें गड़बड़ हो जाने वाली है ना। चलिए एक्सपेंशन पे ही हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, खलीफा सोल्जर्स मोस्टली बेडोइंस, बेडोइन आपको पता है कि ट्राइब है ये। ठीक है, ये नोमैडिक ट्राइब है जो अरब के डेजर्ट में पाई जाती थी, ये पुराने ज़माने से स्थायी है, पुराने ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो खलीफा के सैनिक होते थे, मोस्टली ऐसे सैनिक जो बेडोइंस थे, यानी नोमैडिक लोग थे, और बाद में खलीफा की जो आर्मी है उसमें भर्ती हो गए थे। दे सेटल्ड इन कैंप सिटीज एट द एज ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, ये लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे, ये लोग प्रोविंसेस के जो सीमांत क्षेत्र होते थे, बाउंड्री वाले इलाके होते थे, एज वाले इलाके होते थे, ठीक है, किनारे वाले इलाके होते थे, वहाँ पर रहते थे। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके के ज़्यादातर सीमांत क्षेत्रों में जो क्या कहें आप, फ्रंटियर इलाके हैं, वहाँ पर रहते थे। जैसे कि कुछ शहरों का नाम बता दूं मैं, कूफा या बसरा, तो ये जो शहर हैं, इन शहरों में ज़्यादातर कैसे लोग रहते थे, खलीफा के सैनिक टाइप के लोग रहते थे, जिनमें ज़्यादातर ट्राइब्स थे या बेडोइन ट्राइब्स के लोग थे। और बेडोइन ट्राइब्स के लोग कौन थे, नोमैडिक लोग थे। ठीक है, ये इसलिए रहते थे ऐसी जगहों पर, किनारे पर, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहें, विद इन द रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, अरब के पास में रहें, अरब के देशों के पास में रहें, उनका जो प्राकृतिक आवास है उसके आसपास रहें, क्योंकि ये पुराने, आखिरकार अरब की ही तो ट्राइब्स हैं, घुमक्कड़ प्रजातियां हैं। ठीक है, उसके अलावा कैलिफ्स कमांड, हमेशा खलीफा की कमांड में, खलीफा के नेतृत्व में बने रहें, क्योंकि ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो फ़ोन का सिस्टम तो है नहीं, है ना, कि जल्दी से मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, फ़ोन कर दिया कि रिक्वायरमेंट है, आ जाइए, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन भी इतना फास्ट नहीं है ना, कि ट्रेन में बैठे या प्लेन में बैठे या चार्टर्ड प्लेन किया और पहुंच गए। अब क्या आना है, ऊँट से या घोड़े से आना है, ऊपर से आपकी ज़मीन होती है हमेशा, तो ठीक, रेगिस्तान में आप जानते हैं कितनी स्पीड से आप चल सकते हैं, तो ताकि हमेशा खलीफा की कमांड में आप बने रहें। ठीक है, रूलिंग क्लास एंड सोल्जर्स रिसीव्ड शेयर्स ऑफ द बूटी एंड मंथली पेमेंट। जो रूलिंग क्लास होती थी, यानी कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ध्यान रखिएगा, खलीफा बस की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, खलीफा से जुड़े हुए तमाम लोग होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, आमिर होते थे, अशरफ का नाम जिसका आपने सुना, और कई जगहों पर तो आमिर की पोस्ट पर खलीफा अपने रिलेटिव्स को ही बैठाता था, अपने परिवार के मुखिया लोगों को बैठाता था, क्योंकि अभी शुरुआती एक्सपांशन का दौर आ रहा है, अभी आप किसी गैर इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रोविंसेस में आप ध्यान रखिएगा कि कौन लोग होंगे, परिवार के लोग ही होंगे, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगी, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इनको क्या किया जाता था, मंथली पेमेंट दिया जाता था। इस पेमेंट को अरबी में अता कहते थे, कहते ना, अता फरमाना यानी देना। ठीक है, तो बूटी एंड मंथली पेमेंट, यानी जो लूट होती थी, लूट खसोट का जो माल होता था, जो वेल्थ होती थी, ये भी दी जाती थी शेयर में, और साथ साथ मंथली पेमेंट अता भी दिया जाता था। ठीक है, न्यू मुस्लिम्स रिटेन्ड देयर राइट्स ऑन प्रॉपर्टी एंड रिलीजन्स प्रैक्टिस बाय पेइंग खराज एंड जजिया। तो जो नए मुस्लिम लोग होते थे, जो नए मुस्लिम कन्वर्टेड होते थे, जो बनते थे, ठीक है, उनको उनके ज़मीनों पर काफ़ी हद तक अधिकार दिया जाता था कि आप बनाए रखिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ टैक्स भी पे करने होते थे, है ना।
अच्छा, साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं एक्सेप्ट किया हुआ होता था, उनको एज अ प्रोटेक्शन उस जगह पर रहने के लिए जजिया कर दिया जाता था। जजिया कर एक तरीके का कर होता है जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को किसी मुस्लिम रूलर के अंडर में रहने के लिए एज अ प्रोटेक्शन के तौर पर, प्रोटेक्शन टैक्स आप कह दें तो प्रोटेक्शन के एवज में दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब ज़्यादातर ये पुराना एक पैटर्न था, उस पैटर्न में होता ये था कि किसी भी इस्लामिक रूलर के अंडर में जितनी भी पॉपुलेशन होती थी, अगर वो मुस्लिम है तो ठीक है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो सिटीजन्स दो तरीके के हो गए, फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा क्योंकि बादशाह खुद इस्लाम धर्म फॉलो करता है, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो उनको प्रोटेक्शन के तौर पर कुछ आपको ऑफर करना होगा, यानी कि आपको कुछ अमाउंट देना होगा टैक्सेस के तौर पर, तभी आप प्रोटेक्ट रहेंगे, अदरवाइज आपकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। आपके साथ कुछ होगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, जो यहूदी लोग थे और जो ईसाई लोग थे, दे वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स, जिन्हें अरबी में धिमीज कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि खलीफा ने यह व्यवस्था की अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कि जो यहूदी लोग हैं और जो ईसाई लोग हैं, ये लोग प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट की तरह रहेंगे, यानी इनको राज्य की तरफ से क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अभी जस्ट मैंने कहा कि जजिया टैक्स पे किया जाएगा, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो लोग जजिया टैक्स पे करेंगे तभी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो ज्यूश और क्रिश्चियंस हैं इनको प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया, तो डिफरेंस है। मेरे जब कहने का मतलब था ज्यूस और क्रिश्चियन, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनको इस्लामिक स्टेट में एज अ प्रोटेक्टेड सिटीजन, क्योंकि ये लोग क्या हैं? ये लोग कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, उस धर्म से ही रिलेटेड हैं, है ना। अभी आगे आप पढ़ोगे कि क्रिश्चियन और ज्यूस, स्पेशली क्रिश्चियन पीपल को पीपल ऑफ द बुक कहा जाता था, क्योंकि इनको भी मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा। इनके भी जो पुराने प्रॉफिट्स हैं जैसे अब्राहम, मूसा, ठीक है, इनका भी जिक्र है सेम वही। और इस्लाम भी एक अब्राहमिक जो है वो रिलीजन है, ठीक है ना। पहले जो पैगंबर हैं उनको अब्राहम को ही माना जाता है। तो इस तरीके से ये आप मान लें कि क्रिश्चियंस दे आर कंसीडर्ड एज सम डाइवर्टेड काइंड ऑफ पीपल बाय द मुस्लिम्स, तो उनको प्रोटेक्टेड सिटीजन के तौर पर वहां पे ट्रीट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दे रहे होंगे आप कि अब कुछ नया होने वाला है। नया क्या होने वाला है? झगड़ा फसाद घर के अंदर होने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने कह दिया। सिविल वॉर क्या है? सिविल वॉर, अभी तक आपने थोड़ा सा वॉर तो देखा ही, तो वॉर का मतलब क्या है कि अब आप सारे अरेंजमेंट्स करें और आप अटैक करें एनिमी के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड वॉर, ओके। बट सिविल वॉर मीन्स व्हेन यू आर फाइटिंग विद इन योर हाउस, ठीक है। जब आप अपने घर में ही लड़ रहे हैं, हाउस का मतलब है कि विद इन योर कम्युनिटी, आप अपनी कम्युनिटी में लड़ रहे हैं, आप अपनी फैमिली में लड़ रहे हैं, आप अपने घर के अंदर ही लड़ रहे हैं, है ना। दो भाइयों के बीच में भी सिविल वॉर सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो दो फैमिली के बीच में सिविल वॉर, यानी एक ही फैमिली के कुछ मेंबर्स के बीच में सिविल वॉर सिचुएशन हो सकती है। तो ये सिविल वॉर का मतलब जो एक ही जगह पर सेम टाइप के लोगों के बीच में एक ही घर में ऐसा हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर सिविल वॉर का सिचुएशन जो है वो क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे पॉलिटिकल एक्सपेंशन अरबों का बढ़ रहा है ना, और यूनिफिकेशन बढ़ रहा है, एकीकरण बढ़ रहा है। एकीकरण का मतलब सारा जो आसपास का साम्राज्य है, पूर्व से लेके पश्चिम तक का, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का, उन सब पे खलीफा अपना एक छत्र जो है राज्य स्थापित करने के मूड में है, यानी सारा का सारा इस्लामीकरण हो रहा है उस चीज़ का, है ना। तो ये आसान नहीं था। जहां पॉलिटिकल एक्सपेंशन तेजी से चल रहा था, यूनिफिकेशन तेजी से चल रहा था, उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही थी। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी अराइज हो रही थी? यूनिटी ऑफ उम्मा बिकेम थ्रेटन्ड। जैसे जैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता चला गया, जैसे जैसे ज़मीनी विस्तार होता चला गया, जैसे जैसे सेंट्रल इस्लामिक लैंड एक्सपैंड होता चला गया, जैसे जैसे अरबों का जो वर्चस्व है वो आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे प्रॉब्लम आई कि अब उम्मा को कैसे एक रखा जाए। यूनिटी ऑफ उम्मा, यानी बिलीवर्स का जो ग्रुप है उसको एक बनाकर कैसे रखा जाए, क्योंकि अब बड़े लेवल पर, जब इतने बड़े लेवल पर एक्सपेंशन हो जाएगा, कई लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, कई लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी, जबकि वो समझेंगे कि दे आर कैपेबल, वो योग्य हैं, उन्हें मिलना चाहिए। तो कुछ डिप्राइव्ड होंगे, कुछ स्पेशली प्रिविलेज्ड होंगे, और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कहीं ना कहीं मन में खटास, डिफरेंसेस, जेलसी क्रिएट होगी, और फैमिली में ही क्या होगा? कंपटीशन क्रिएट होगा।
फैमिली का मतलब विद इन कम्युनिटी कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा। ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि देयर वाज अ थ्रेट फॉर द यूनिटी ऑफ द उम्मा। जो उम्मा है उसका अब उसकी एकता बनाए रखना कहीं ना कहीं उसको एक खतरा हो रहा था, उसकी एकता जो है वो बनाए रखना इतना आसान नहीं हो पा रहा था। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने कहा, एंड ऑफिसेस, संसाधनों के वितरण को लेके, बंटवारे को लेके, और इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस या ऑफिस या पोस्ट को लेके कहीं ना कहीं मन में खटास उत्पन्न होने लग गई। कहीं ना कहीं क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लग गए। जो खलीफा बनता था नॉर्मली वो अपने डायरेक्ट रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स या बहुत क्लोज लोगों को अच्छे अच्छे डेजिग्नेशंस पर काबिज कर देता था, अच्छे अच्छे डेजिग्नेशंस पर बैठाता था, उन्हें वो प्रोविंसेस देता था, उन प्रोविंसेस का हेड बना देता था जिन प्रोविंसेस से सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट या ह्यूज अमाउंट में टैक्स जनरेट होता था। बाकी लोगों को उतने पावरफुल डेजिग्नेशंस पे नहीं बैठाया जाता था, अच्छी प्रोविंसेस भी नहीं दी जाती थी, जबकि वो लोग भी मुस्लिम ही थे और उन ट्राइब्स में से थे जिन ट्राइब्स को मिला के उम्मा बना हुआ था, क्योंकि उम्मा में कई लोग जो थे, कई सारी ट्राइब्स इकट्ठे होकर मोहम्मद के लिए अपनी ईमानदारी, अपनी जो लॉयल्टी है वो शो कर रही थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को पढ़ना है, बहुत आसानी से रिलेट हो जाएगा। इन अर्ली इस्लामिक स्टेट, जो पूर्व इस्लामिक स्टेट था आपका, द रूलिंग क्लास वॉज कंप्राइज्ड ऑफ ऑलमोस्ट कुरैश ऑफ मक्का। तो उस ज़माने का जो इस्लामिक रूल है, उस ज़माने के इस्लामिक रूल में ज़्यादातर जो रूलिंग क्लास है, जो शासक वर्ग है, जो रूलर है, जो इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन पर बैठे हुए लोग हैं, खलीफा से लेके, अभी हम 4 खलीफाओं की बात कर रहे हैं, राशिदीन खलीफाओं की, है ना, तीसरे खलीफा के बारे में जिक्र चल ही रहा है, तो तीसरे खलीफा के ज़माने में ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे आनी शुरू हो रही हैं। तो खलीफा खुद क्या थे, जो उस्मान थे, खलीफा उस्मान ही हिमसेल्फ वाज अ कुरैश, वो भी तो एक कुरैश थे। और आपको याद होगा कि मोहम्मद ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम ट्राइब, मोहम्मद खुद इसी ट्राइब को बिलोंग करते थे, कुरैश ट्राइब को बिलोंग करते थे। याद आ गया आपको, कुरैश ट्राइब में बानु हाशिम कबीला था, बानु हाशिम क्लैन था जिसमें मोहम्मद का जन्म हुआ था, ठीक है, अबू मुत्तलिब के परिवार में। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो डेजिग्नेशंस हैं उन डेजिग्नेशन पर कुरैश जो ट्राइब है, कबीला है, उसी कबीले के जो लोग हैं वो काबिज हैं, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे उस्मान जो कि खुद भी कुरैश हैं, उन्होंने इस चीज़ को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ठीक है, और बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ही पैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विथ हिज ओन मैन, उसने चारों तरफ अपने ही आदमियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। चारों तरफ आप देखेंगे कि हर इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पर, और उसके चारों तरफ उसके एडवाइजर्स, उसके चारों तरफ उसके जो और भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हैं, इन ऑफिसेस पर किनको अपॉइंट किया गया, कुरैश ट्राइब के लोगों को, या उन लोगों को जिनको खुद खलीफा ही काफ़ी पसंद करता है, ठीक है। रिजल्टेड, जिसका परिणाम ये हुआ, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर ट्राइब्समैन। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब आप उम्मा को लीड करने निकले हो तो उम्मा का मतलब होता है डिफरेंट ट्राइब, यानी उम्मा का मतलब था डाइवर्सिटी, और जब आप डाइवर्सिटी को लीड करने निकले हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि रिप्रेजेंटेशन सबका हो, यानी हर एक ट्राइब का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि उन्हें कभी ये महसूस ना हो कि उन्हें डिप्राइव किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें किसी भी तरीके के राइट से वंचित किया जा रहा है ना। प्रॉब्लम यहाँ पर यही थी, है ना। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि जो अलग अलग ट्राइब्स थी उम्मा के भीतर, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग, उन्होंने बहुत सारी कंप्लेन करनी शुरू कर दी, छोटे मोटे स्कर्मिशेस यानी झगड़े, या छोटे मोटे आप कहें झड़प होनी शुरू हो गई। स्पेशली आप देखेंगे जो इराक हो गया आपका, मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, है ना, मदीना लेड टू द असैसिनेशन ऑफ उस्मान। कुछ ऐसी प्रोविंसेस थी जैसे इराक और इजिप्ट हो गए, इन प्रोविंसेस पर भी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लोग, मदीना तो खैर खलीफा की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ही है ना, तो यहाँ तो हमेशा खलीफा रहेगा ही, मक्का और मदीना खलीफा के हाथ में रहेंगे ही अनडाउटेडली, लेकिन इसके अलावा कुछ जो न्यूमरस प्रॉस्परस प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस पर भी उस्मान के या तो ब्लड रिलेटिव हैं, कुरैश ट्राइब के लोग हैं, या फिर कहीं ना कहीं या तो उसी ट्राइब के या खलीफा के पसंदीदा लोग हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ लोग हैं, ठीक है, इन्हीं में से जो उस्मान की हत्या कर देंगे। तो उस्मान की
असैसिनेशन या हत्या हो गई। रीज़न जो है वो यही है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से सिविल वॉर की सिचुएशन जो है शुरू तो हो चुकी है, अब वो पीक पर कैसे पहुँचने वाली है सिविल वॉर की सिचुएशन, ठीक है। पीक पर ऐसे पहुँची सिविल वॉर की सिचुएशन कि अली जो है वो चौथे खलीफा बने। आपको याद होगा कि ये वही अली हैं जिनको पहले खलीफा के तौर पर शिया कम्युनिटी के लोग या इनके फॉलोवर्स जो है वो देखना चाहते थे। तो अगले चौथे खलीफा बने कौन? अली, और इनका शासनकाल रहा 656 से 661। तो आप देख सकते हैं लगभग 4-5 साल जो शासन कर रहे हैं ये, ठीक है। उस दौरान इन्होंने कोशिश करी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की, कोशिश करी एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्टोर करने की, ठीक है। काफ़ी योग्य शासक थे, अच्छे व्यक्ति थे और हमेशा इन चीज़ों पर भरोसा रखते थे कि जो कुछ भी डेजिग्नेशन पोस्ट और सब मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मिलनी चाहिए, है ना। और ऐसे लोग जो उस्मान के रिलेटिव्स थे, कुछ ऐसे प्रोविंसेस पर काबिज हैं, कुछ ऐसे प्रोविंसेस उनके हाथ में हैं जिन प्रोविंसेस पर वो करप्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू करी, उनको मजबूर किया, उनको लेटर्स लिखे, उनको मतलब कहा कि आप उन्हें छोड़ दीजिए अपने राइट्स को वहाँ पे, ठीक है। तो ये काम जो है उन्होंने करना शुरू किया। द रिफ्ट अमंग द मुस्लिम्स डीपेंड आफ्टर अली फॉट 2 वॉर्स। अब जब अली इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अली को अपोजिशन तो फेस करना पड़ेगा। साथ ही इंटरनल अपोजिशन के साथ साथ एक और अपोजिशन हुआ कि मोहम्मद की फैमिली के ही कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अली अगले खलीफा बने, जिनमें से स्पेशली कौन है? मोहम्मद की वाइफ आयशा, द यंगेस्ट वाइफ। आपको पता है मोहम्मद की जो यंगेस्ट वाइफ थी आयशा, ठीक है, ये नहीं चाहती थी कि अली जो है वो अगले खलीफा के तौर पर इस्टेब्लिश हो। इसलिए जब अली खलीफा बने तो मोहम्मद की जो वाइफ है आयशा, इन्होंने अपने ग्रुप के साथ में अटैक किया और युद्ध हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ कैमल, ठीक है। 657 में बैटल हुआ, बैटल ऑफ कैमल। और इस बैटल ऑफ कैमल में अली ने डिफीट किया किसको? आयशा को। आयशा को जब डिफीट कर दिया तो आयशा उसके बाद तो फिर पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी, ठीक है। एक तरीके से पॉलिटिकल रिटायरमेंट आप समझ सकते हैं, है ना। फिर दूसरे युद्ध की सिचुएशन क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है, जिस युद्ध का नाम है सिफिन। उसके पहले क्या है, मैंने कहा जैसे कि जो उस्मान है तो उस्मान के बहुत सारे रिलेटिव और उस्मान के फैमिली मेंबर्स अलग अलग प्रोविंसेस में थे। उन्हीं में से उस्मान का एक कज़न है, उस्मान का एक कज़न है जिसका नाम है मुआविया, ठीक है, जिसको सीरिया की गवर्नरशिप मिली हुई थी। सो इसने क्या किया, इसने मुवैया को अली ने, चूंकि गद्दी छोड़ने के लिए कहा था सीरिया की, क्योंकि ये बहुत सारी करप्ट एक्टिविटीज़ कर रहा था वहाँ पे, तो इसने मना कर दिया। मुवैया ने कहा कि मैं वो एरिया नहीं छोड़ूंगा और अली को खलीफा मानने से भी इनकार करेगा और अपनी खुद की दावेदारी पेश करेगा खलीफा की पोस्ट के लिए, मुवैया, ठीक है। तो अली शुरुआत में उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बट नहीं कर पाएंगे। इवन ही फेल्ड टू सप्रेस द फैक्शन, यानी जो धड़ा अलग हुआ, जो सेपरेशन हुआ मुवैया के लीडरशिप में, उसको वो सप्रेस करने में भी फेल हो गए अली, ठीक है। इसलिए आगे जाके अब यही रास्ता बचा कि या तो अली या मुआविया, दो में से कोई एक, क्योंकि दोनों, अली खुद खलीफा हैं एस्टैब्लिश, मुआविया उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है अली की, साथ ही खुद भी खलीफा बनना चाहता है, खलीफा के आदेशों को नहीं मानता है, ठीक है, तो वायलेट करता है सारे आदेशों को खलीफा के। तो इसलिए अब क्या होगा, इसलिए अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रास्ता बचा और 657 में एक युद्ध हुआ, ठीक है, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया के क्षेत्र में, यूफ्रेट्स नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ यूफ्रेट्स इन द नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, जो क्षेत्र है जहाँ पे सिफिन स्थित है, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, शुरुआत में दोनों सेनाएं आमने सामने आई और दोनों सेनाओं में से ही लगभग अनिच्छा थी, दोनों रिलक्टेंट थे, दोनों तरफ के ग्रुप रिलक्टेंट थे फाइट करने के लिए। फाइट तो करना चाह रहे थे बट इनिशिएटिव लेने से रिलक्टेंट हो रहे थे कि कौन जो है वो शुरुआत करे, इनिशिएटिव कौन ले। इसलिए कई दिनों तक ये जो सेनाएं हैं वो कन्फ्रंटेशन में रहेंगी, आमने सामने रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली ये हुआ कि एक धड़ा है अली के आर्मी का जो फाइट को शुरू भी कर देगा, ठीक है, लेकिन फाइनली युद्ध जो है वो रुक जाएगा। और युद्ध जब रुक गया, यानी फाइनली ये डिसाइड हो गया कि युद्ध नहीं किया जाएगा, है ना। तो जब युद्ध रुक गया, फाइनली सीज फायर जैसी सिचुएशन हो गई, शांति स्थापित हो गई,
तो जो अली के सपोर्टर्स थे ये दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि ये सिचुएशन क्रिएट हो, कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं युद्ध होना चाहिए, ठीक है, और कुछ लोग चाह रहे थे नहीं कि ठीक है जो हो रहा है वो अली ठीक कर रहे हैं। तो इस तरीके से अली के जो फॉलोवर्स हैं वो दे स्प्लिटेड, ठीक है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, है ना, घड़ा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कुछ लोग थे सम रिमेन्ड लॉयल टू हिम, कुछ लोग थे जो उनके प्रति अभी भी अपनी वफादारी जो है वो प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे दे लेफ्ट द कैंप, ठीक है, कुछ लोग हैं जो नाराज होंगे अली से, है ना, और वो कैंप छोड़ के अली का जो कैंप है उसको छोड़ के, अली का जो ग्रुप है उसको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? खारिज, ठीक है, खारिज करना, कैंसिल करना, ठीक है ना। तो खारिज शब्द जो है आपने सुना होगा, उसी से ये वर्ड है जुड़ा हुआ है, ठीक है, खारिजित्स। तो ये वो लोग थे जिन्होंने खारिज कर दिया इस चीज़ को, यानी उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, ठीक है, डिनाई कर दिया, एक तरीके से डिक्लाइन कर दिया इस चीज़ को कि ये जो अली कर रहे हैं दैट इज़ नॉट फेयर, वो सही नहीं है। सून आफ्टर अली वॉज असैसिनेटेड, और उसके बाद वहीं पर, ठीक है, एक जगह है कुछ दिनों बाद जहाँ पर किसी एक खारजी ने ही अली की हत्या कर दी, ठीक है। जब अली क्या कर रहे थे, एक मस्जिद है, कहाँ पर? कूफा नाम की जगह पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में जब अली प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, इबादत कर रहे हैं, उस दौरान उनकी हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से जब अली की हत्या कर दी गई तो अली की हत्या के बाद फिर क्या हुआ? वो व्यक्ति, ठीक है, सीरिया का गवर्नर मुआविया, जो पहले से अपने आप को एक तरीके से क्या डिक्लेयर कर चुका था, या कह दें कि अपने आप में एक दावेदारी पेश कर रहा था, है ना, खुद भी खलीफा की, तो वो आगे गद्दी पर बैठेगा और अपने आप को अगला कैलिफ, अपने आप को अगला खलीफा जो है वो डिक्लेयर करेगा। सो ही मेड हिमसेल्फ नेक्स्ट कैलिफ इन 661। और इसके साथ ही ये जो अभी तक हमने कहानी पढ़ी, इसमें ये 4 खलीफा थे, ठीक है, जिनका नाम है रशीदुन खलीफा, रशीदुन कैलिफ। तो ये जो 4 कैलिफ हैं शुरू में, रशीदुन कैलिफ, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलिफ हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो आइडेंटिटी थी वो डायरेक्टली मोहम्मद से जोड़ी हुई थी, मोहम्मद से डायरेक्टली रिलेटेड थे ये, जैसे अली तो खुद ब्लड रिलेटिव थे, है ना। तो ये 4 खलीफा हैं शुरुआत में, ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, दीज आर द 4 कैलिफ्स। बाद में जो लॉयल लोग हैं अली के, ये लोग अपनी जो लॉयलिटी है वो अली के जो पुत्र हैं, है ना, हसन, उनके प्रति, हुसैन, उनके प्रति रखेंगे, और इस तरीके से फिर आगे वो परंपरा चलती रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है। नया चैप्टर का मतलब कहूँ मैं एक नया बिगनिंग है, यहाँ से बिगनिंग है एक नए खलीफा की। अब ये खलीफा ख़त्म, यहाँ से उमैया वंश की स्थापना होगी। तो उमैया वंश जो है हमारा एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें नए खलीफा रहेंगे और वो नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे। तो किस तरीके से उमैया वंश इस्टेब्लिश हुआ और कैसे उसका आगे एक्सपांशन हुआ, फिर कैसे उमैया ख़त्म हुए और उनको रिप्लेस किया अब्बासी खलीफाओं ने, ये कहानी देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।